must go on. नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, जेड इफेक्टिव की, ठीक है। और जेड इफेक्टिव में क्वेश्चंस दिए गए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया आप लोगों ने? सॉल्व किया। ये दिखाओ, तुम अपना दिखाओ क्या क्या क्वेश्चन था। एक बार आंसर बोलते जाना, तो एक बार आंसर बोलते जाना, ठीक है। मैं पूछता हूं। सबसे पहले किसका दिया था? क्रोमियम का। 2.95, वेरी गुड। कॉपर का कितना है? फास्फोरस का? अच्छा, इधर है। सल्फर का? पोटेशियम का? लिथियम का? अच्छा, और कोई डी ब्लॉक के लिए भी बोला था? कौन कौन से थे? अच्छा, एनबी का कितना है? 4.3। तुम्हारा एनबी गलत है, और तुमने जिंक का निकाला नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारा सही है। तुमने ये क्वेश्चन ही नहीं किया। ये मैं अपनी बेटी को कह रहा था बेटा। बाकी एक्चुअली क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती थी ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ाया है और उसके बाद उसने करना स्टार्ट किया, तो मैंने पहले से चेक नहीं किया था। मैं चाहता था कि सबके सामने कॉपी चेक हो और सबके सामने बेइज्जती भी हो, ताकि ये महसूस हो कि क्लास क्लास होती है, टीचर टीचर होता है, बाप बाप होता है ना। तो मेरा क्या है, अपने घर में भी डिसिप्लिन कुछ इसी टाइप का। चलिए, तो हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, स्टार्ट करें। एटॉमिक रेडियस। हाँ, एटॉमिक एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस में आपको डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा। कॉन्सेप्चुअली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज conceptually atomic radius is defined as distance between nucleus and electron of outermost cell. लिख लिया? न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल लिख लिया? बट इट इज नॉट पॉसिबल, आगे लिखिए, बट इट इज कॉमा करके, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन exact value of atomic radius. Exact value of atomic radius. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं है भाई? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस आगे लिखेगा, बिकॉज, और उसके कारण क्या है? तो पहला कारण है कि एटम इज टू स्मॉल। एटम क्या होता है? बहुत छोटा होता
एटम बहुत छोटा होता है। दूसरा, एटम हैज नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री। एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जैसा कि एटम के लिए बोला जाता है कि भाई एटम में सेल होते हैं, तो अगर बोला जाए कि भाई किसी एटम में कितने सेल होते हैं तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। हाँ। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को में बोला जाएगा हाइड्रोजन में कितने सेल है, तो लोग बोलते हैं कि एक सेल है। नहीं, हाइड्रोजन में एक सेल नहीं है। हाइड्रोजन के एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन है। सेल तो ढेर सारे हैं उसके पास, सेल ढेर सारे हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये बात पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है। तो अगर दूसरा सेल होता ही नहीं, तीसरा सेल होता ही नहीं, 10वां सेल होता ही नहीं, तो वो जंप कैसे करता? तो इसका मतलब है कि हम से जब ये बोला जाता है कि इसमें कितने सेल है, तो एक्चुअली जो हम आंसर देते हैं वो क्या देते हैं? जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वरना अगर पूछा जाए कि सेल कितने हैं तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। तो वही बात है कि एटम के पास क्या नहीं है? वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। समझ गए? अच्छा, अब तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। अब इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर। भाई इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर होने से आप उसको देख नहीं सकते। वेव नेचर होने से क्या आप देख नहीं सकते? जब आप देख ही नहीं सकते, तो आप ये बताएंगे कैसे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस? मान लो मेरे और तुम्हारे बीच की डिस्टेंस पता करनी है, और तुमको कोई देख ही नहीं सकता, तो मेरे और तुम्हारे बीच की डिस्टेंस पता कैसे चलेगी? चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। तो अब तुमको कोई देख नहीं सकता तो पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी एटॉमिक रेडियस टर्म आया है, तो इसका मतलब कि किसी न किसी तरीके से तो कैलकुलेट किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एटॉमिक रेडियस हेडिंग डाला और बोला कि भैया ये कैलकुलेट करने लायक नहीं है, इसको बंद करो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बट वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके बगल में भी एक एटम जब उसके बगल में भी एक एटम हो। और उसके बगल में कब एटम होगा? बट वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब जब बगल में कोई बॉन्ड बना हो उसके साथ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एटम हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन यहां तक है, और ये दूसरा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन यहां तक है। ठीक है, और हम इस इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं ना कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है। न्यूक्लियस तो हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस कैसे न्यूक्लियस कैसे देख सकते हो कि भाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि
जब गोल्ड फॉयल पर उन्होंने बम्बार्डिंग करी थी उसकी अल्फा पार्टिकल की, तो उन्होंने ये बोला था कि बीच में एक रिजिड डेंस पार्ट है और अगल बगल की जगह खाली है, और बीच में जो रिजिड डेंस पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। तो बीच में जो रिजिड डेंस पार्ट है वो उसकी परछाई उनको उस तरफ दिखी थी भाई, इधर से जैसे अल्फा पार्टिकल डाला गया तो जो अल्फा पार्टिकल इस पे टकराए वो लौट के वापस चले गए, तो उसकी परछाई उस तरफ दिखी। भाई परछाई कब दिखती है, जैसे आप धूप में खड़े रहते हैं तो आपको पीछे परछाई क्यों दिखती, क्योंकि उतनी लाइट पीछे नहीं जा पाती, उतनी लाइट आपके पास आके वापस चली जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उतनी लाइट पीछे नहीं जाती, तो वो जो जितनी लाइट पीछे नहीं जाती उसकी कमी को क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। समझ में आया? मतलब मेरा समझाने का तरीका एक बेसिक सा है, बाकी आप लोग उसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में लाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन, मतलब आप दुनियादारी से करके समझाते हैं। मेरा तो ये लगता है कि जैसे लाइट पड़ी पीछे नहीं गई तो पीछे लाइट कम हो गई, तो इसलिए वो अंधेरा टाइप का दिख रहा है, परछाई टाइप का दिख रहा है, तो ये। तो अब इसके ऊपर लाइट पड़ी, न्यूक्लियस पीछे देखा, अंधेरा टाइप का दिखा, इसके ऊपर भी पड़ी, अंधेरा टाइप का दिखा। अब इन दोनों अंधेरों के बीच की दूरी का आधा कर दो, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कर दोगे तो क्या दिख जाएगा, एक एटम का रेडियस पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यही ना होता तो ये तो दिखता नहीं है। अब जब ये दिखता नहीं है तो फिर रेडियस पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बॉन्डेड स्टेट क्या है भाई, कौन सा बॉन्ड बना है भाई, बॉन्ड तो कोवैलेंट भी होता है, बॉन्ड मेटालिक भी होता है, बॉन्ड वॉन्डरवॉल भी होता है ना, बॉन्ड आयनिक भी होता है। तो कई तरह के बॉन्ड है, तो अब जितने तरह के बॉन्ड है उतने तरह के रेडियस के नाम रखे गए, कि अगर कोई दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है और हम रेडियस निकाल रहे हैं तो उस रेडियस को हम नाम दे देंगे कोवैलेंट रेडियस। जैसे आयरन है, आयरन की रॉड ले ली आपने, तो आयरन की रॉड में आयरन का एटम के बगल में आयरन का एटम है, और इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये मेटल है, तो इसमें क्या बोला जाएगा, कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। तो जब मेटालिक बॉन्ड बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो कौन सा रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस हो गया। अब जैसे कोई एटम है जहां पर के, जैसे मान लीजिए आर्गन है, तो आर्गन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि नोबल गैस है। अब आर्गन को ठंडा करके सॉलिडिफाइड कर दो, तो सॉलिडिफाइड कर दोगे तो एक आर्गन का एटम दूसरे आर्गन के एटम के बगल में तो आ ही जाएगा, क्यों भाई, एक आर्गन का एटम दूसरे आर्गन के एटम के बगल में आ जाएगा। सॉलिड सॉलिड क्या होता है, सॉलिड तब बनता है जब दो एटम के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो इससे कम डिस्टेंस तो हो नहीं सकता आर्गन में। तो बस अब यही तरीका है आर्गन का रेडियस निकालने का, कि भाई ठंडा कर दो और ठंडा करने के बाद दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस ले लो। अच्छा, जहां
जब बोलते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे ही जहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता उसको बोल दिया जाता है वहां वंडरवॉल बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्स है। नहीं, जैसे आर्गन में कोई बॉन्ड तो बना नहीं रहा, एक आर्गन का एटम दूसरे आर्गन के एटम में बगल में आया है और रुका हुआ है, भले आपने जबरदस्ती पकड़ रखा हो, क्योंकि आप जबरदस्ती ही पकड़ रखे हैं, एक तरीके से सॉलिड किया है उसको, टेम्परेचर उम्परेचर कम करके ठंडा करके आप रखे हैं, तो एक तरह से आप जबरदस्ती ही पकड़ रखे हैं उसको। अब वो जो जबरदस्ती आप पकड़ रखे हैं, फिर भी आप बोले कि नहीं दोनों में लगाव है इसलिए दोनों अगल बगल, पकड़ आपने जबरदस्ती रखा है। अब बोला आपने कि लगाव है दोनों में, तो अच्छा, तो भाई इस तरह के लगाव को बोला क्या जा रहा है, वंडरवॉल फोर्स। अब कैसा लगाव है, क्या बहुत कमजोर, तो बोला जाता है कि वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा बॉन्ड है, क्या बोले वेरी वीक बॉन्ड है। क्यों भाई, अरे बस, हाँ, तो अब हमारे पास एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के हो गए, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के हो गए, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब गिना नहीं पाऊंगी। मेटेलिक रेडियस, तो यही चार तो है, तो फिर पांचवा क्या है कि तुमको बहुत सारे गिना नहीं पाएंगे। नहीं, ये चार है, ये चार है, ये चार है। तो आपका हेडिंग क्या है, आपका हेडिंग है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, पहले तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में पहला हेडिंग मतलब कितने टाइप का है, कोवेलेंट है, तो पहला हेडिंग आपने डाल दिया गया कोवेलेंट, है ना। अब जैसे लिखना चाहे तो आप चारों लिखकर फिर पहला हेडिंग डालिए, वरना पहला हेडिंग से ही चालू कर दीजिए कि भाई कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, पहले तो ये समझो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो दो लोग, आपने कभी हाथ मिलाते हुए दो लोगों को देखा है, हाथ मिलाते हुए देखा है, ठीक है। आप लोग जो स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो क्या बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, नहीं मिलाते, कोई बच्चा नहीं मिलाता एक दूसरे से। अब अभी की बात नहीं है, मतलब पहले, पर क्या, क्या तुम आ, मतलब आजादी के पहले से कोरोना ही चल रहा है, आज तक तुम स्कूल ही नहीं गई, कभी हाथ मिलाते, पहले मिलाते थे ना। हाँ, तो चलो, देखो हाथ मिलाने के अपने पास स्कूल में हाथ मिलाने के तीन तरीके हैं, ध्यान देना, मैं बताता हूँ। तीन तरीके हैं, अब आप सोच रहे हो कि तीन तरीका तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी आप बोल रहे तो मानते। पहला तो ये है ना, कि भाई ये हाथ मिलाने का तरीका है, भाई ये दूसरे का हाथ, ये मेरा, ये हाथ मिलाने का तरीका। दूसरा क्या है कि दो दोस्त आपस में मिलते हैं यूं करते हैं, यो यो, नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कर लेंगे, ये भी हाथ मिलाने का तरीका हो गया उनका। अच्छा, तीसरे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जो तुम लोगों में काफी प्रचलित होगा, ये वाला, वो है कि नहीं, हाय वाला,
तो देखो ये जो हाई वाला है ना, ये दूरी से एक दूसरे का हाथ टच नहीं हो रहा, ये वंडरवॉल रेडियस है, समझ रहे हो? ये जो है ना, ये जस्ट टच हो रहा है पर एक दूसरे में घुस नहीं रहा, ये मेटालिक है। और ये एक दूसरे में ऐसे इतना ओवरलैप कर रहा है, ये क्या है? ये कोवैलेंट है। तो आपके हाथ मिलाने के तरीके में ही तीन तरह का रेडियस छुपा हुआ है। क्या क्या? कोवैलेंट। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बड़ा मजेदार बच्चे है भाई ये। तो कोवैलेंट रेडियस, मजा आ रहा है? तो कोवैलेंट रेडियस क्या है? अब जैसे चलिए, बट हमने बोला कि भाई हाथ मिलाने का मतलब है कि दो एटम एक दूसरे में घुस जा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम है, दो एटम है हाइड्रोजन है, दोनों एटम है ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक दूसरे में क्या घुस गए, ये क्या है? ओवरलैप, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड, है ना भाई? ये क्या है? ओवरलैपिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप देखिए ध्यान से कि अब आपका तरीका क्या है रेडियस निकालने का। दोनों एटम के बीच की दूरी का आधा, इतना आ जाएगा क्या? आर सी। आर सी मतलब, सी मतलब कोवैलेंट, ये नहीं कि कार्बन का रेडियस निकाल रहे हैं हम हाइड्रोजन का, मतलब हम बोलेंगे आर सी मतलब क्या है? कोवैलेंट रेडियस। आ रही बात समझ में? ये बना लिया, एक पॉइंट लिख लो। देखिए हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance in covalently bonded atom is known as covalent radius. In covalently bonded atom is known as covalent radius. है समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक। तो मान लीजिए कि ये एटम ए है, ये एटम ए है, ये एटम ए है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ये क्या हो गया? आर ए हो गया, मतलब रेडियस ऑफ ए हो गया। अब चाहे ए कोवैलेंट हो, चाहे मेटेलिक हो, चाहे वंडरवॉल हो, उससे नहीं लेना देना। इस टाइम हमने क्या निकाला है? ए का रेडियस। समझ में आया? हाँ। तो अगर हम बोले कि भाई ये दूरी है पूरी, अच्छा ये पूरी दूरी जो है, इसका हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है। चल, अब देखिए कोवैलेंट रेडियस, क्या आपको लगता है कि कोवैलेंट बॉन्ड एच और एच के बीच में बनेगा, सीएल सीएल के बीच में बनेगा? मतलब आपको, अगर आपने बोला कि भाई एच और एच के बीच में कोवैलेंट रेडियस, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एफ और एफ के बीच में बन रहा है, ओ और ओ के बीच में बन रहा है, तो यहां पर तो आप दोनों एटम सेम है, तो आप बन रहे हैं दोनों के बीच का आधा। पर क्या आप यहां भी यही बात बोल देंगे? भाई यहां दोनों के बीच का आधा कर देंगे तो क्या होगा? दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा। नहीं,
अगर आप HCl ले ले और यहाँ बोले कि भाई क्या रेडियस होगा, फिर दोनों बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, H और Cl बराबर हो जाएंगे या H और F बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि भाई जो भी दो एटम होंगे दोनों एटम का बराबर आएगा हमेशा। तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया अभी, ये इनके लिए तो कारगर है लेकिन इनके लिए नहीं है। ठीक है। तो अब जो कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बोला गया होमो एटॉमिक और एक बोला गया हेटेरो एटॉमिक। वो श्रुति आई कि नहीं आई? आज नहीं आई। होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक, तो मतलब आज दो ही लोग हो क्लास में। होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक क्या होगा और हेटेरो एटॉमिक डिफरेंट एटम। ठीक है। तो हम होमो एटॉमिक को बोलेंगे टू सेम एटम। ठीक है। और यहां पर क्या बोल देंगे, टू डिफरेंट एटम। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, होमो एटॉमिक की, जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन नियमता एक बार फिर से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी अभी हेडिंग है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे होमो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस या केवल होमो एटॉमिक। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि भाई देखो ध्यान से सब कि हाँ होमो एटॉमिक वाले में, अच्छा ये दोनों का जब भी बनाइए तो साइज बराबर रखिएगा जब होमो एटॉमिक हो। तो जैसे मेरा छोटा बड़ा अगर हो भी जाता है तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि सर ने छोटा बड़ा बनाया तो मैं भी बना दूं। भाई गोला बनाने में कभी कभी छोटा बड़ा बन जाता। तो मान लीजिए ये ए है, ये ए है और ये क्या है, डी ए ए। डी ए ए का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए ए। ठीक है, ये ओवरलैपिंग का पार्ट। तो आर ए क्या होगा, डी ए ए डिवाइडेड बाई टू, है कि नहीं? हाँ डी ए डिवाइडेड बाई टू, मतलब होमो एटॉमिक को इतना सब वो सब तामझाम लिखवा चुके थे तो बस यहाँ पर एक अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है। अब आता है बात किसका, हेट्रो एटॉमिक का। अच्छा ये क्या है, डी ए क्या है? हाँ तो इसको बॉन्ड लेंथ ही कहते हैं। ध्यान ध्यान रखिएगा क्या है ये। आप आपको क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ बोलेगा, क्या बोलेगा, बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? अब लिखिए हेट्रो एटॉमिक, ये लिख लिया है ना। हाँ तो अब लिखिएगा हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक। अब हेट्रो एटॉमिक में क्या होगा, तो हेट्रो एटॉमिक में जैसे मान लीजिएगा आपके पास दो एटम है, ए और बी, ए और बी के बीच में। तो यहां पर आपने एक ले लिया छोटा एटम और एक ले लिया बड़ा एटम, कुछ ऐसे कर दिया आपने।
और यहां बना दिया आपने, क्या है ये, डी ए बी है, डी ए बी। अच्छा, डी ए बी क्या है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, डी ए बी क्या है, आर ए प्लस आर बी। भाई अगर आपको रेडियस ए का पता हो, आपको रेडियस बी का पता हो, तो आप डी ए बी निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये मत लिखिएगा, आर ए प्लस आर बी मत लिखिएगा, क्योंकि एक गड़बड़ ये हो गया कि आर ए जब हम निकाल रहे हैं, तो आर ए जो निकाल रहे हैं वो क्या है, वो है डी ए ए डिवाइडेड बाई 2, और आर बी क्या है, डी बी बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब मान लीजिए कि ये एच सी एल है, मान लीजिए ये एच सी एल है, मान लीजिए क्या है, ये एच सी एल है, तो ए कौन है, एच है, और बी कौन है, सी एल है, ठीक है। तो एच का रेडियस कैसे निकलेगा, एच टू का, मतलब एच का रेडियस कैसे निकलेगा, तो हमको एच टू का रेडियस का डेटा पता होना चाहिए, मतलब एच टू की बॉन्ड लेंथ का डेटा पता होना चाहिए, तो एच टू का बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और आर बी कैसे पता चलेगा, सीएल टू का बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। पर हम ये दोनों को जोड़ के ये नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो आर ए आ रहा है, ये तब आ रहा है जब ये एच टू था, ना कि एच सी एल, और जो आर बी आ रहा है ये तब था जब सीएल टू था, ना कि एच सी एल, नहीं भाई, क्योंकि एच एच में एक दूसरे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो बीच में है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में ही रखा जाएगा, ना ये एच खींचेगा ना ये एच खींचेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे एच सी एल हो, तो सीएल के पास क्या होती है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीएल के पास क्या होती है, हायर इलेक्ट्रॉनिक, तो सीएल इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां लेता आएगा अपने पास, है ना। अब सीएल जब इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास लेता आएगा, तो यहां का कॉन्सेप्ट और यहां का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर यहां के लिए क्या किया जाए, तो यहां के लिए डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, लेकिन ये आर ए कहां से आया, ये वाला आर ए, ठीक है, ये आर बी कौन सा, आर बी, लेकिन ये दोनों को जोड़ रहे, कुछ और भी है इसके अंदर, 0.09 डेल्टा ई एफ, ये फॉर्मूला है, इसको समझिए, ये क्या है, फॉर्मूला है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब फॉर्मूला है, अभी तो बता रहे हैं क्या है, लिख लीजिए खाली पहले, ये चीजें मिटाते हैं, ये लिख चुके हैं, ठीक, ये चीजें लिख चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा ई एन क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन
ए एंड बी। अब जो भी एटम हो, जो भी दो एटम हो आपके पास, जो भी दो एटम हो आपके पास, उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस। उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन यहां रखोगे, उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.09 से। फिर उस वैल्यू को इन दोनों के सम में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आया? तो अब जैसे मैं एक एक क्वेश्चन दू, करोगे? चल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, आर ए एंड आर बी शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। आर ए एंड आर बी किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, है ना। अब एक बात ध्यान रखो कि 100 पिकोमीटर, पिकोमीटर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पीएम, इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो, 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। या आप बोल सकते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हो? हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि पिकोमीटर में आपको डिस्टेंस देता है और आपको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करके उसको तब क्वेश्चन लगाना होता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज 1 एंगस्ट्रम एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 इज 1.6 एंगस्ट्रम। देखिए, मैं ये एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड लेंथ H2 का 1 एंगस्ट्रम होता है या बॉन्ड लेंथ Cl2 का 1.6 एंगस्ट्रम होता है। मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा इसका नहीं पता है। तो आप लोग अगर कहीं पर H2 का बॉन्ड लेंथ या Cl2 का बॉन्ड लेंथ कुछ और मिलता है तो आप इस क्वेश्चन से उसको कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज 1 एंगस्ट्रम एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 इज 1.6 एंगस्ट्रम। ठीक है। फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, ब्रैकेट में लिखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H is 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl 3.0। ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला है और इससे आपको HCl का बॉन्ड लेंथ निकालना है, निकाल। सबसे पहले आप आर ए, एक इसको मान लोगे H2, मतलब H को ए मान लो और बी किसको मान लो, Cl को मान लो। तो आर ए कैसे निकालोगे, तो आर ए निकालने के लिए आपको H2 की बॉन्ड लेंथ में 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि DAA/2 होगा ना, वो DAA/2। तो DAA/2 कैसे आएगा, जब आप RH लिखोगे, RH तो आप क्या लिखोगे, DHH डिवाइडेड बाई 2। और HH की बॉन्ड लेंथ कितनी दी है, 1 एंगस्ट्रॉम।
तो आर एच कितना हो जाएगा? हाँ, ऐसे ही कैलकुलेट करके बताइए मुझे जल्दी से। नहीं, डेल्टा ई एन तो डिफरेंस बोला है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दो बड़े में से छोटे को घटा देना है। डेल्टा ई एन का मतलब क्या है कि बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस करना है। करो, सॉल्व करो पूरा। हम्म 1.219। चल, तो ये कितना आ गया आपका? 1/2.5। अच्छा, आर सी एल कितना आया? तो 1.8, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 तो होगा 0.8। 0.8, ठीक है। अब जैसे कि ये दोनों आपको पता चल गया, मतलब आपका डी एच सी एल कितना आएगा? तो डी एच सी एल के लिए आर ए मतलब आर एच कितना? 0.5। आर बी कितना? 0.8। तो 0.5 प्लस 0.8 माइनस 0.09। अच्छा, 3 माइनस 2.1। भाई डेल्टा ई का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना? 3 माइनस 2.1। तो 3 में से 2.1 को, बड़े में से छोटे को घटा देना है। मतलब जो भी बड़ा हो उसमें 0.9 आ गया। तो अब हमारा जो ये वैल्यू आ गया, ये हो गया पॉइंट, ये तो हो गया 1.3 हो गया, माइनस पॉइंट 0.9 आया, 81 आ गया, 0.081 आ गया। तो अब 0.081, 1.300 और 0.8, 0.081, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया कितना? 2, ये हो गया 1। तो कितना आया? 1.219। 1.219 के बाद क्या लिखना है? एंगस्ट्रम। बात समझ में आ रहा है? आपका यही आंसर आया था। चलिए, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, मतलब ये चीज क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें कि भाई अब हम बात करेंगे किसकी? मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक की बात कर लो चाहे वंडरवॉल की बात कर लो, दोनों में से किसी की भी पहले कर लो। मेटेलिक रेडियस। अच्छा, मेटेलिक रेडियस कोई खास बात नहीं है, जितना कोवैलेंट में तामझाम था ना, कैलकुलेशन हुआ, क्वेश्चन वश्चन किया, वैसे वो कुछ खास नहीं। मेटेलिक रेडियस में कुछ नहीं। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है कि भाई मेटल जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी पास पास होते हैं। तो क्या है, इन सॉलिड स्टेट चैप्टर, एक चैप्टर है आपके पास सॉलिड स्टेट। अब उस सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो रेडियस की बात होती है
जिस रेडियस को निकाला जाता है वहां पर बीसीसी एफसीसी वो सब बोल के निकाला जाता है ना, वो सब क्या है, मेटेलिक रेडियस। समझ में आया? मतलब आप ये समझिए कि आपको मेटेलिक रेडियस, अगर सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा है तो मेटेलिक रेडियस आपने पढ़ा है, अदरवाइज मैं तो सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाऊंगा ही। तो यहां फिर कैसे बताया जाए, तो यहां मेटेलिक रेडियस को समझाने का केवल एक सिंगल तरीका है कि मेटल में एटम एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, घुसते नहीं एक दूसरे पे। ये वो वाले है, ये वाले, समझ गए ना? ये वाले हैं, ये वाले दोस्त है जो दूर से, ये मेरे ख्याल से ज्यादातर आपने ये देखा होगा, आपके स्कूल में 3 तरह का जो हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें ये वाला हाथ टीचर लोग मिलाते हैं, ये वाला जो है बॉयज में ज्यादा है, और ये वाला गर्ल्स में ज्यादा है कि नहीं? मैं मतलब ऑब्जर्वेशन मेरा सही है या गलत है? सही है ना? तो दरअसल सास भी कभी बहू रही होगी ना कभी तो बहू रही होगी, तभी तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूंगा, तो मुझे भी तो आइडिया रहेगा ना भाई इसका। हाँ, तो ये मान लीजिए कि ये आपने दो एटम के बीच की दूरी ले ली, ये ले लिया डी। तो आर एम क्या हो गया? D/2। आर एम मतलब मेटेलिक रेडियस, ये क्या हो गया? D/2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब मतलब इसमें कुछ खास नहीं, आप चाहे तो मतलब एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत भी नहीं है, इट इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा करो। ठीक, जरूरी नहीं। आता है मतलब असली जो मजा आता है अब आएगा, जो देखिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कोवेलेंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वंडरवॉल से। ये वाला जो है ना, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये वाले से क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब तीसरा, तीसरा है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस ले, वंडरवॉल्स, हाँ चलो ठीक है। वंडरवॉल रेडियस, अब इसको शॉर्ट में हम क्या बोल दें? वीआर बोल देते, वीआर, वंडरवॉल रेडियस। थोड़ा लंबा नाम था इसलिए वीआर बोल देते। अब क्या है, वंडरवॉल रेडियस की डेफिनेशन क्या बोले? तो चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए, लिखिए, इट इज डिस्टेंस, नहीं ऐसे लिखिए, डिस्टेंस नहीं लिखना, इट इज हाफ डिस्टेंस बिटवीन इट इज हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, टू नियरेस्ट एटम और मॉलिक्यूल इन नॉन बॉन्डेड स्टेट। नॉन बॉन्डेड मतलब ये बॉन्डेड है ही नहीं, बॉन्ड तो बनते ही नहीं वंडरवॉल में। अब यार ऐसे कर दिए तो हाथ तो टच हुआ ही नहीं ना, ऐसे कर दिए है, हाथ कहाँ टच हुआ? तो जब हाथ ही नहीं टच हुआ तो हाथ कहाँ मिलाए? तो ये एक तरीके से बोला जाएगा कि हाथ स्यूडो हाथ मिलाना है। तो अब नॉन बॉन्डेड स्टेट, तो अब नॉन बॉन्डेड स्टेट, अब जैसे हीलियम एंड हीलियम है,
अब हीलियम, हीलियम क्या है? ऐसे हीलियम ले लिया, बगल में एक और हीलियम ले लिया। अच्छा, थोड़ा सा दूरी दूरी की तरह दिखा दिया जाए, मतलब हीलियम के बगल में हीलियम तो लिया है, लेकिन दोनों जुड़े नहीं है आपस में। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ दोनों के बीच की दूरी का आधा, ये क्या हो गया? वी आर। ये क्या हो गया? वी आर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बता। N2 एंड N2, N2 एंड N2। तो आप बोले कि सर N2 में तो कोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं? तो अगर आप बोले कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आओ देखते हैं। इसको मिटा दे क्या? डिस्टर्ब कर रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा दे। मिटा देंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को जगह मिल जाएगा। तो यहां पर ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग वाला एरिया है। ये है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, दूसरा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, कोई और मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा कर दो अगर, तो ये आरसी आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों की बीच की दूरी का आधा कर दो तो वंडरवॉल रेडियस आ जाएगा कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ कि इन दोनों को अगल बगल लाएंगे कैसे? इन दोनों को अगल बगल लाएंगे कैसे? सॉलिडिफाइड करके। कैसे सॉलिडिफाइड कैसे करेंगे? ठंडा करके। हाँ, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। जब सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो एक N2 दूसरे N2 के बगल में आ जाए। जब एक N2 दूसरे N2 के बगल में आ जाएगा तो N N के बीच में तो बॉन्ड होगा, N N के बीच में बॉन्ड होगा। लेकिन इस N2 का इस N2 से कोई रिलेशन होगा डायरेक्ट? तो फिर यही ना होगा। तो अगर आपको कोई बोले N2 में कौन सा N2, N2 मतलब सॉलिड है, N2 सॉलिड है, आपको बोला जाए इसमें कौन सा रेडियस है, तो क्या बोलूं? दोनों है, दोनों है। अरे ये तो रहेगा ही भाई, N2 है तो ये तो रहेगा ही। सॉलिड करने का मतलब इसके बगल में ये भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मामला पूरा क्लियर? एक दो पॉइंट लिखना है, लिखवा दे। है, बोलो, क्लियर है ना सब? बना लिया इसको? चलो, तो एक दो लाइन लिखना है, एक दो पॉइंट लिखना है। ऐसे पॉइंट लिखने के लिए मैं तो ऐसे एरो लगा देता हूँ कॉपी के इधर किनारे पे, तुम लोग चाहे जैसे लिखते हो, स्टार स्टार बनाओ, जो भी लिखो। वीआर, वीआर का मतलब शॉर्ट में मैं वीआर बोलूंगा, आप ये वाला वीआर मत लिख लेना, ये मत लिख लेना। ठीक है, वी आर। ठीक है, लिखिए, वी आर इज ओनली डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट। देखिए, वी आर इज ओनली डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब आपको वंडरबॉल रेडियस जब भी बोलना है तो किस स्टेट के लिए बोलना है?
हाँ, अब आपके दिमाग में चले कि सॉलिड स्टेट मतलब मेटल, ऐसा तो नहीं चल जाएगा? अगर ऐसा चल गया तो गड़बड़ हो गया। मतलब मेटल के लिए क्या बोलोगे? उस वो कौन से स्टेट में है? तो वो भी सॉलिड स्टेट में। समझ में आया? लेकिन उसका नेचर है सॉलिड स्टेट। वंडरवॉल रेडी। हाँ, इसको हमने बनाया है सॉलिड, उसका उसको तो नेचर ने सॉलिड बनाया है, इसको हमने सॉलिड बनाया। समझ में आया? तो वी आर इज, क्या लिखा? वी आर इज ओनली डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, वी आर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल। ये नहीं कि सॉलिड स्टेट में घुसो तो मेटल में घुस जाओ। नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल। फॉर नोबल गैसेस लिखिएगा, इनर्ट गैसेस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इनर्ट या नोबल। फॉर नोबल गैसेस ओनली वी आर इज डिफाइंड। वी आर, ये वाला वी आर, ओनली वी आर इज डिफाइंड, मतलब नोबल गैस, कौन नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है ना। तो इनके लिए केवल दुनिया में एक ही तरह का रेडियस है, क्या है? वंडरबॉल। ठीक है। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने तीन तरह का रेडियस पढ़ा, मैंने हाथ मिलाकर भी आपको बताया। सबसे बड़ा रेडियस कौन सा निकला होगा? क्योंकि भैया इतना दूर से हाथ मिला दिए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा करोगे, बहुत दूरी हो जाएगी। उसके बाद ऐसे किया है ना भाई, टच किया है। और उसके बाद मतलब सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? वेरी गुड। तो ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस क्या होगा भाई? सबसे ज्यादा क्या होगा? वी आर। वी आर होगा। फिर क्या होगा? मेटेलिक रेडियस होगा। चलो मेटेलिक लिख देते, फिर कोवेलेंट होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक पूरी क्लास समझ में आई है? क्लास, आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड और उसके बाद फिर आयनिक रेडियस। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो चलो, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहे थे कि बेटा इस समय जैसे कि अभी तो मतलब एडमिशन चल रहा है ना, तो हो सकता है कि हफ्ते में एक आध क्लास कम कर ले। जैसे मैं ये सोच रहा था कि एक दो हफ्ते की बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई बच्चा एडमिशन लिया तो उसका ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा छूट जाए, है ना। तो एक आध क्लास कम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ा लेंगे उसको, है ना। कोर्स की चिंता मत करिए, कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल टाइम से कराऊंगा और जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चल गुड नाइट।